हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कक्षा 9वीं की पाठ्यपुस्तक कृतिका का तीसरा पाठ। पाठ का नाम है रीढ़ की हड्डी। इस पाठ के लेखक जगदीश चंद्र माथुर हैं। यह पाठ एक प्रमुख व्यंग्य एकांकी है। एकांकी यानी नाटक का केवल एक अंक। रीढ़ की हड्डी एक स्वदेशी रचना है। इस रचना का प्रमुख लक्ष्य नारी की बदलती स्थिति को चित्रित करना है। वह मूक पशु की भांति सब कुछ सहन नहीं कर सकती। वह संवेदनशील है। अब कोई निर्जीव वस्तुओं की भांति उसके जीवन का सौदा नहीं कर सकता, जैसा कि पुराने ज़माने में होता था। प्राचीन काल में लोग अपनी बेटी को इस प्रकार से प्रस्तुत करते थे, लड़के वालों के सामने इस तरह से पेश करते थे जैसे वह कोई प्रयोग की जाने वाली वस्तु हो, जैसे उसका आत्मसम्मान या उसके अंदर भावनाएं ही ना हो। उन्हें केवल अपनी बेटी के विवाह तक की चिंता रहती थी और उसके बाद वो अपना जो उनके ऊपर जो कार्यभार होता था, लड़की को जैसे बोझ माना जाता था, तो अपने कार्यभार से मुक्ति पा लेते थे। उमा के चरित्र चित्रण के माध्यम से, यानी इस पाठ में जिस तरह से उमा के बारे में बताया है, जिस तरह से उमा अपने बारे में सबके सामने बातें रखती हैं, अपने विचार रखती हैं तथा लड़के वालों को जो लड़का है शंकर उसके चरित्र से अवगत कराती है, उससे यह प्रतीत होता है कि उमा आज की शिक्षित नारी है जो अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना जानती है। उमा के चरित्र चित्रण के माध्यम से एकांकीकार ने पुरानी एवं परंपरावादी विचारधारा पर कड़ा प्रहार किया है। शंकर और उसके पिता गोपाल प्रसाद उमा से व्यर्थ की जांच पड़ताल करते हैं। उससे संगीत, पाक कला और चित्रकला इत्यादि के बारे में पूछते हैं। इससे उमा के स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है, क्योंकि उनका खुद का बेटा जो है उसके अच्छे कार्य नहीं हैं, उसका जो चरित्र है वह बहुत बुरा है। उमा शिक्षित युवती है और उसकी भी जीवन के प्रति रुचि अरुचि है, यानी उसकी भी कोई पसंद और नापसंद है। वह चुप रहकर लालची लोगों के द्वारा किए गए अपमान को सहन नहीं करती, बल्कि वह ऐसे लोगों की वास्तविकता को सबके सामने प्रकट कर देती है। वह शंकर का जो चरित्र है उसे अपने परिवार तथा शंकर के पिता के सामने उजागर कर देती है। इस प्रकार लेखक यह बताना चाहता है कि आज की नारी शिक्षित हो चुकी है तथा अपने अस्तित्व को पहचानने लगी है। शिक्षा के प्रसार के द्वारा यह संभव हो गया है कि नारी अपने आप को किसी से कम नहीं समझती तथा अपने जो अधिकार हैं उनकी रक्षा करना अब जान चुकी है, सीख चुकी है। आज इस भाग में हम इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा ज़माना था, इस तरह से कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्कसंगत है? जैसा कि आप जानते हो, हमारे जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो हमेशा अपने ज़माने की बातें करते हैं तथा अपने समय की जो चीज़ें होती थी, जो बातें होती थी, उन्हें आज से अच्छा बताते हैं, बेहतर बताते हैं। उत्तर है, रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद दोनों वृद्ध अथवा पुरानी पीढ़ी के पात्र हैं, यानी वो पुराने ज़माने के व्यक्ति हैं। दोनों को अपना युग ही अच्छा लगता है, इसलिए वे बार बार उसे ही याद करके सराहते हैं, यानी अपने समय की जो चीज़ें थी, अपने ज़माने को अच्छा बताते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। उनके लिए ऐसा करना स्वाभाविक है। अपने युग की यादें अपने आप ही मन में उभरते रहती हैं। स्वयं की अपने युग की तारीफ करना बुरी बात नहीं है, किंतु उन्हें दूसरों के सामने व्यक्त करना और इस युग को अपने से हीन बताना या तुच्छ बताना अनुचित है। यह तर्कसंगत भी नहीं है। ऐसा करके वे नई पीढ़ी के सामने अपने आप को उनसे श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। वैसे प्रत्येक युग की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। प्रत्येक युग के जीवन में सब बातें अच्छी नहीं होती, यानी हर ज़माने में कुछ न कुछ अच्छी बातें भी होती हैं और कुछ न कुछ बुरी बातें भी होती हैं, और सब बातें बुरी भी नहीं होती, यानी ऐसा नहीं होता कि सभी बातें अच्छी हों, या ऐसा भी नहीं होता कि सभी बातें बुरी हों। ठीक है, यानी हर समय में, हर ज़माने में कोई ना कोई अच्छी बात भी होती है, कोई ना कोई कमी भी होती है। हर युग में कुछ कमियां होती हैं, इसलिए हमें कमियों की अपेक्षा अच्छाई की ओर ध्यान देना चाहिए।
अपने युग के अनुभव सुनाते रहना तथा दूसरों की एक ना सुनना तर्कसंगत नहीं है। इससे नए युग के लोग उत्साहित नहीं होते, उनके दिलों में बड़ों के लिए सद्भावना व सम्मान नहीं रहता, अपितु दूरियां बढ़ने की संभावना रहती है। जैसा कि आप सब जानते हो, आपके जो घर के जो बुज़ुर्ग हैं या आपके माता पिताजी आपको अपने ज़माने की बातें बताते हैं और आज की चीज़ों को बुरा बताते हैं, यह ठीक नहीं है। बल्कि उनके ज़माने की भी अच्छी बातें रही होंगी और आज के ज़माने की भी कुछ अच्छी बातें रही होंगी। इससे दिलों में दूरियां आ जाती हैं तथा हमारी उनकी बातों में रुचि भी घट जाती है। हमारा दूसरा प्रश्न है, रामस्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस विवशता को उजागर करता है? उत्तर है, निश्चय ही रामस्वरूप अपनी बेटी उमा को बीए तक की शिक्षा दिलवाता है। वह लड़कियों को शिक्षा दिलवाना पिता का कर्तव्य मानता है, किंतु जब शादी विवाह की बात होती है तो अपनी बेटी की शिक्षा को छिपाता है। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसमें लड़कियों की शिक्षा को बुरा बताने एवं पिछड़े हुए विचारों वाले लोगों का सामना करने की हिम्मत नहीं थी, यानी वो लोगों को अपने विचारों के द्वारा प्रभावित नहीं कर पा रहे थे। लोग शिक्षित बहू को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। उनके अनुसार पढ़ी लिखी बहू नियंत्रण में नहीं रहती, यानी ऐसा लग रहा है कि उनका विचार है कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो औरतें हैं वो नियंत्रण में नहीं रहती, स्वच्छंद विचारों वाली हो जाती हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। वह बात बात पर नखरे करती हैं। ये बहू को पढ़ा लिखा होना उचित नहीं समझते, इसलिए ये कम पढ़ी लिखी बहू ही चाहते हैं। रामस्वरूप के घर में जो व्यक्ति अपने बेटे के साथ उसकी लड़की उमा को देखने आते हैं, ये भी इसी विचारधारा के हैं। इसलिए रामस्वरूप विचित्र स्थिति में फंस जाता है और वह अपनी बेटी की उच्च शिक्षा को छिपाने के लिए विवश होता है। प्रश्न 3, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रही हैं वह उचित क्यों नहीं है? उत्तर है, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप अपनी बेटी उमा से इस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे थे कि वह सीधी सादी, चुपचाप तथा कम पढ़ी लिखी लगने वाली लड़की लगे। उसकी ऐसी अपेक्षा करना नितांत उचित नहीं था, क्योंकि उनकी लड़की शिक्षित है तथा उसका भी अपना आत्मसम्मान है। लड़की कोई भेड़ बकरी या मेज कुर्सी तो होती नहीं, उसका भी दिल होता है। उसका उच्च शिक्षा पाना कोई अपराध नहीं है। यदि वह पढ़ी लिखी है तो व्यवहार भी ऐसा ही करेगी, यानी पढ़ने लिखने से हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। यह इसके अतिरिक्त झूठी बातों पर आधारित रिश्ते अधिक देर तक नहीं टिकते, यानी उमा जैसी है वैसी ही दिखना चाहती है, वह झूठ नहीं बोलना चाहती, क्योंकि झूठ बोलकर जो रिश्ते बनाए जाते हैं वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलते। अतः रामस्वरूप द्वारा अपनी बेटी से ऐसे व्यवहार की अपेक्षा करना न केवल अनुचित बल्कि तर्कसंगत भी नहीं है, यानी ऐसा व्यवहार अपनी बेटी से पाना या पाने की इच्छा रखना बहुत गलत बात है। प्रश्न 4, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखें। उत्तर है, गोपाल प्रसाद और रामस्वरूप दोनों ही अपने अपने विचारों के अपराधी हैं, यानी उन दोनों की ही गलतियां हैं। गोपाल प्रसाद विवाह जैसे पवित्र बंधन के महत्व को नहीं समझते, वे इसे व्यापार की भांति ही समझते हैं। जिस प्रकार व्यापार करते समय लाभ हानि को ध्यान में रखते हुए तरह तरह की जांच पड़ताल की जाती है, उसी प्रकार विवाह के समय भी लाभ हानि का पूरा ध्यान रखा जाता है। रामस्वरूप अपनी पढ़ी लिखी बेटी की योग्यता को छिपाते हैं। गुणों को छिपाना अच्छी बात नहीं है। रामस्वरूप भले ही यह मजबूर होकर कर रहे थे, क्योंकि वो केवल अपनी बेटी का विवाह कर देना चाहते हैं। हमारी राय से उनका ऐसा करना गलत बात है। उन्हें ऐसे संकीर्ण विचारों वाले युवक से अपनी गुणवान बेटी का रिश्ता नहीं करना चाहिए, जिससे वह बेचारी आजीवन दुखी रहे। जब किसी बात को छिपाया जाता है तब वह गलत लगने लगती है, इसलिए रामस्वरूप को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्रश्न 5, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा के इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? यानी उमा शंकर की किन
कमियों के बारे में हमें बता रही हैं इस कथन के माध्यम से। उत्तर है, इस कथन के माध्यम से उमा शंकर की निम्नलिखित कमियों की ओर संकेत करना चाहती है। एक, सर्वप्रथम वह बताती है कि शंकर शारीरिक दृष्टि से अत्यंत कमजोर है, जो सीधा भी नहीं बैठ सकता, उसकी कमर सदा झुकी रहती है। 2, वह चरित्रहीन युवक है, लड़कियों के पीछे जाने के कारण वह बुरी तरह से अपमानित हो चुका है। अपमानित व्यक्ति का समाज में कोई स्थान नहीं होता। नंबर 3, शंकर रीढ़ की हड्डी के बिना है, अर्थात उसका कोई व्यक्तित्व वह दृढ़ मत नहीं है, उसके अंदर आत्मसम्मान की भावना भी नहीं है, वह अपने पिता के इशारों पर चलने वाला निरीह प्राणी है। जैसा उसका पिता उसे कहते हैं वैसे ही वह करता है। वह बिना सोचे समझे पिता की उचित और अनुचित दोनों प्रकार की बातों में हाँ में हाँ मिलाता है, यानी अपने पिता के कहे अनुसार ही वह चलता है। उसका अपना कोई ठोस विचार या मत नहीं है, अतः ऐसा व्यक्ति पति बनने के योग्य नहीं है। इसलिए उमा ने इस प्रकार की बात सबको कही। प्रश्न 6, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की आवश्यकता है, कैसे व्यक्तित्व की ज़रूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर है, वस्तुत समाज को उमा जैसे व्यक्तित्व की ज़रूरत है। उमा के व्यक्तित्व में साहस और हिम्मत है। वह स्पष्ट वक्ता है, यानी अपनी बातें साफ साफ कहने वाली लड़की है। वह समाज में व्याप्त दकियानूसी अर्थात रूढ़िवादी विचारों का विरोध कर सकती है। वह गोपालदास जैसे समाज के तथाकथित ठेकेदारों की वास्तविकता को उजागर करने की हिम्मत रखती है। यहाँ तक कि डरपोक किस्म के यानी रामस्वरूप जैसे व्यक्तियों को भी वह आड़े हाथों लेती है। वह समझदार एवं शिक्षित युवती है, उसमें किसी प्रकार की हीन भावना नहीं है। इसलिए हमें उमा जैसी लड़की की आवश्यकता है। प्रश्न 7, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए, यानी इस एकांकी का नाम रीढ़ की हड्डी क्यों रखा गया है, क्या यह उचित है? उत्तर है, प्रस्तुत एकांकी का शीर्षक रीढ़ की हड्डी सर्वथा उपयुक्त एवं सार्थक है। शरीर में रीढ़ की हड्डी का महत्वपूर्ण स्थान है, यानी हमारे शरीर का जो आधार है वो केवल रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी ही शरीर को सीधा और मजबूत बनाए रखती है। यही दशा समाज की भी है। शंकर जैसे युवक रीढ़ की हड्डी से रहित हैं, यानी उनका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है, वे चरित्रहीन हैं। ऐसे लोगों से समाज कभी भी मजबूत और विकसित नहीं हो सकता। उसे उमा जैसे चरित्रवान, कर्मठ एवं दृढ़ निश्चय वाले लोगों की ज़रूरत है। ऐसे लोग ही समाज की रीढ़ बनने के योग्य होते हैं। दूसरी ओर जिन लोगों ने अपनी नई सत्ता या कोई अस्तित्व नहीं होता, उन्हें बैकबोन विहीन कहा जाता है, यानी उनका कोई भी आधार नहीं है, उनकी कोई भी रीढ़ की हड्डी नहीं है। प्रस्तुत शीर्षक एकांकी के लक्ष्य को अभिव्यक्त करने में पूर्णतः समर्थ है, अतः यह पूरी तरह से उपयुक्त है, उचित है। प्रश्न 8, कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? यानी इस एकांकी का जो मुख्य पात्र है वह कौन है और क्यों? उत्तर है, प्रस्तुत एकांकी की कथा वस्तु के आधार पर हम उमा को एकांकी का प्रमुख पात्र मानते हैं। इसके अनेक कारण हैं। संपूर्ण कथा वस्तु उमा के चरित्र के इर्द गिर्द घूमती है। एकांकीकार ने अपने लक्ष्य की अभिव्यक्ति भी उसके चरित्र के माध्यम से की है। उसके द्वारा व्यक्त विचार लेखक के अपने हैं, यानी उमा ने जो भी कहा है उसके जो विचार हैं वे लेखक के खुद के विचार हैं, जिन्हें लेखक ने इस एकांकी के द्वारा प्रस्तुत किया है। लेखक को उमा से पूर्ण सहानुभूति भी है। वह अपने सशक्त चरित्र के द्वारा अन्य सभी पात्रों एवं पाठकों को प्रभावित कर लेती है। कथा वस्तु की सभी घटनाएं उसके चरित्र को उजागर करने के लिए ही आयोजित की गई हैं। वह एकांकी का केंद्र बिंदु मानी गई है। संपूर्ण कथानक यानी पूरी कहानी उसके आसपास ही चक्कर काटती रहती है। पूरा जो कथानक है उसके आसपास ही चक्कर काटता रहता है। इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य भी एक उमा के चरित्र से ही सार्थक हो पाया है और उमा ही इस एकांकी की प्रमुख पात्र है। हमारा प्रश्न 9वां है, एकांकी के आधार पर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताइए, यानी लड़की के पिता और लड़के के पिता दोनों का चरित्र कैसा है, उनकी विशेषताएं बताइए। उत्तर है, पहले हम रामस्वरूप के बारे में जान लेते हैं।
रामस्वरूप प्रगतिशील विचारों का एक विवश पिता है, जिसे अपनी बेटी के सुंदर भविष्य के लिए समाज की मान्यताओं के आगे झुकना पड़ता है। इसलिए उसके व्यक्तित्व के कुछ पक्ष सबल हैं और कुछ दुर्बल। उसके व्यक्तित्व की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, प्रगतिशील। रामस्वरूप मूल रूप से प्रगतिशील विचारों का व्यक्ति है। वह चाहता है कि लड़कियों को भी उच्च शिक्षा दी जानी चाहिए, इसलिए वह अपनी बेटी उमा को खूब पढ़ाता लिखाता है। उसे उमा को बीए तक पढ़ाने में गर्व ही है। यह उसके व्यक्तित्व का उज्ज्वल गुण है। 2, विवश पिता। रामस्वरूप की दुर्बलता यह है कि वह अपनी बेटी उमा की शादी अपने जैसे अच्छे खानदान में करना चाहता है, किंतु अच्छे खानदान में अधिक पढ़ी लिखी बहू को स्वीकार नहीं किया जाता। वे कम पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं ताकि वे उसे नियंत्रण में रखकर उस पर अपना मनमाना रोब चला सकें। यहीं रामस्वरूप दुर्बल हो जाते हैं। वह गोपाल प्रसाद जैसे लोगों का तिरस्कार करने की बजाय उनके अनुसार ढलने की कोशिश करता है। इसके लिए वह झूठ भी बोलता है, उमा से ढोंग भी करवाता है तथा गोपाल प्रसाद की ऊल जलूल बातों का समर्थन भी करता चला जाता है। यानी वह केवल अपनी बेटी का घर बसाना चाहता है, उसका विवाह करना चाहता है। आगे है गोपाल प्रसाद। गोपाल प्रसाद समाज की सलीगड़ी यथास्थितिवादी भावनाओं का प्रतिनिधि है। वह पुरुष प्रधान समाज का अंग है, जो चली आ रही रूढ़ियों को जैसे तैसे सही सिद्ध करता हुआ अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है। उसकी चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। सबसे पहले है बड़बोला। गोपाल प्रसाद बड़बोला व्यक्ति है, यानी वह कुछ न कुछ बोलता रहता है। जैसा कि हमने एकांकी में पढ़ा था, वह अपने बेटे के बारे में बताता है कि वह बीमार भी रहा है और अपने ज़माने की बातें भी करता है। वह अपनी विशेषताओं का बखान करने में चूक नहीं करता। नए ज़माने की तुलना में अपने ज़माने की अच्छाइयों का वर्णन हो, खाने पीने की बात हो, अपने शरीर की ताकत का वर्णन हो, अपनी मैट्रिक को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना हो, वह ऊंचे ऊंचे स्वर में बिना शर्म संकोच के बोलता चला जाता है। वह हावी होना जानता है। उसके सामने और लोग दब जाते हैं। शंकर तो बिल्कुल भीगी बिल्ली बना रहता है। आगे है चालाक। गोपाल प्रसाद घाघ है। वह बेटे की शादी को बिजनेस समझता है, इसलिए वह घाटे का सौदा नहीं करना चाहता, यानी अच्छे से जांच पड़ताल करके ही अपने बेटे का विवाह करेगा। वह होने वाली बहू को ठोक बजाकर जांचता है, यानी अच्छे प्रकार से उमा की परीक्षा लेता है। उसके चश्मे से लेकर पढ़ाई लिखाई, संगीत, पेंटिंग, सिलाई, इनाम, इस प्रकार की सभी योग्यताओं की परख करता है। वह ऐसी सर्वांगपूर्ण बहू चाहता है जो उसके कहे के अनुसार चले, इसलिए वह मैट्रिक से अधिक पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहता। उसके सामने उसे अपने दबने का भय भी है, यानी वह अपनी बहू ऐसी चाहता है जो उसके कंट्रोल में रहे, उसके नियंत्रण में रहे। हंसोड़। गोपाल प्रसाद स्वभाव से हंसोड़ है। वह इधर उधर की चुटीली बातें करके सबका मन लगाए रखता है। खूबसूरती पर टैक्स लगाने का मजाक इसी तरह का मनोरंजक मजाक है, यानी उसे हर तरह से चतुराईपूर्ण बातें करना आता है तथा सब लोगों को अपने प्रभाव में लाना भी उसे अच्छी तरह आता है। आगे है लिंग भेद का शिकार। गोपाल प्रसाद वकील होते हुए भी लिंग भेद का शिकार है। वह पढ़ाई लिखाई पर लड़कों का अधिकार मानता है, यानी पढ़ना लिखना केवल लड़कों को चाहिए, उनका ही अधिकार है, लड़कियों का नहीं। उनके शब्दों में, यानी उनके कुछ शब्द बताए जा रहे हैं, कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं और ऊंची तालीम भी ऐसी ही चीज़ों में एक है, यानी ऊंची पढ़ाई या उच्च शिक्षा प्राप्त करना भी ऐसी ही चीज़ है जो केवल पुरुषों के लिए है। गोपाल प्रसाद अपनी ठीक गलत बातों को सही सिद्ध करना जानता है, यानी वो तर्क देकर अपनी बातों को सही बता देते हैं। इसके लिए वह तर्क न करके जोर जोर से बोलता है तथा दूसरों पर हावी होकर बात करता है। उसकी अपशब्द भरी कुतर्क शैली का उदाहरण देखिए। भला पूछिए इन अक्ल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? जनाब, मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। ये कुछ इस प्रकार के तर्क एवं उदाहरण हैं जिनसे वह अपनी बात को सही सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। हमारा 10वां प्रश्न है, इस एकांकी का क्या उद्देश्य है? लिखिए। उत्तर है, रीढ़ की हड्डी एक स्वदेशीय रचना है।
इस रचना का प्रमुख लक्ष्य नारी की बदलती स्थिति को चित्रित करना है। वह मूक बनकर पशु की भांति सब कुछ सहन नहीं कर सकती, वह संवेदनशील है। अब कोई निर्जीव वस्तुओं की भांति उनके जीवन का सौदा नहीं कर सकता। उमा के चरित्र चित्रण के माध्यम से एकांकीकार ने पुरानी एवं परंपरावादी विचारधारा पर कड़ा प्रहार किया है। शंकर और उसका पिता गोपाल प्रसाद उमा से व्यर्थ की जांच पड़ताल करते हैं। इससे उमा के स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। वह शिक्षित होती है, उसके भी जीवन के प्रति रुचि अरुचि है। वह मूक बनकर लालची लोगों के द्वारा किए गए अपमान को सहन नहीं करती, अपितु वह ऐसे लोगों के वास्तविक रूप को प्रकट कर देती है। इस प्रकार लेखक यह बताना चाहता है कि आज नारी शिक्षित हो चुकी है तथा अपने अस्तित्व को पहचानने लगी है। प्रश्न 11, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? यानी इस एकांकी के द्वारा हमें जो शिक्षा दी गई है उसके बाद हमारे कौन कौन से कर्तव्य होने चाहिए जिसके द्वारा हम समाज में बदलाव ला सकते हैं। उत्तर है, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु या उचित स्थान दिलाने हेतु निम्नलिखित प्रयास किए जा सकते हैं। यानी हम कौन कौन से कर्तव्य निभा सकते हैं महिलाओं के प्रति। क, समाज में महिलाओं के उचित प्रतिनिधित्व के लिए संघर्ष कर सकते हैं। ख, घर परिवार में महिलाओं को उचित सम्मान दिलवा सकते हैं। ग, महिलाओं को शिक्षा दिलवाकर उनको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना सकते हैं। और घ, दहेज की प्रथा को समाप्त करके लड़कियों का उनकी योग्यता के अनुसार योग्य वर से विवाह करवाकर उन्हें उचित गरिमा दिलवा सकते हैं। यह जो एकांकी है, इसके पीछे दहेज प्रथा की जो समस्या है यह भी उजागर होती है कि यदि दहेज प्रथा इस समाज में ना हो तो कोई भी लड़की अपने माता पिता के लिए बोझ नहीं होगी। उन्हें अपनी बेटी की शिक्षा के बारे में सोचना होगा, ना कि उन्हें देने वाले दहेज के बारे में। उम्मीद है बच्चों आपको यह एकांकी, इसके प्रश्नोत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और यदि कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।